नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने अब तक द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में अपनी बात। अब इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में पेश बजट में तीसरे ऐसे सेक्टर की बात करूंगा जिसे चिन्हित किया गया है प्रमुखता से, जिस पर फोकस अगले एक साल तक केंद्र सरकार का रहने वाला है। खासकर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 10 ऐसे सेक्टर्स का चयन किया गया है, जिसमें दो सेक्टर्स जैसे कृषि क्षेत्र थे और उसके बाद दूसरा एमएसएमई का सेक्टर था, जिसके लिए हम बात पहले कर चुके हैं और इस पर वीडियो हमने बनाया है। अगर आपको इस पर कुछ जानना हो तो आप द पब्लिक वर्ल्ड पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में तीसरे ऐसे सेक्टर की बात करने वाला हूं। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने 50.65 यानी लगभग 50.5 लाख करोड़ वाला बजट पेश किया है। और इतने भारी भरकम राशि वाले बजट में आखिर तीसरा ऐसा कौन सा सेक्टर है जिस पर कि उनका फोकस अगले एक साल तक रहने वाला है। इसमें विकसित भारत मध्य वर्ग की बात भी की गई है, खुशहाल किसान की बात भी की गई है, सशक्त समाज की बात की गई है, सुधारों का एक नया दौर भी देखने को मिल सकता है जिस प्रकार के संकेत उन्होंने बजट में दिए हैं। रोजगार की राह पर चलने की संभावना भी इसमें जताई गई है। बजट के बहुत सारे ऐसे विविध आयाम हैं जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पीपुल्स बजट बताया है, जबकि विपक्ष अपनी परंपरा के अनुसार बजट में कई प्रकार की खामियां निकाल रहा है। बहरहाल हम इस वीडियो में तीसरे सेक्टर की बात शुरू करते हैं कि आखिर इस पर फोकस क्या है और कैसे करने वाले हैं केंद्र सरकार। तो तीसरा पहिया, तीसरा जो विकास का इंजन केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषित किया है वह है निवेश का, इन्वेस्टमेंट का। और ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में होता है। जाहिर है इंडस्ट्री, बिजनेस में, ट्रेड में, एजुकेशन में, ह्यूमन रिसोर्सेस को स्किल्ड करने में, ट्रेन करने में, प्रशिक्षित करने में, नए नए इंस्टीट्यूशंस को खड़े करने में, जिससे कि मदद मिलती है आगे बढ़ने में, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या व्यावसायिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक विकास में भी निवेश की बड़ी आवश्यकता होती है। प्रशासनिक जो क्षमता बढ़ाई जाती है, एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, कॉम्पिटेंसी बढ़ाई जाती है, उसके लिए भी निवेश की आवश्यकता होती है। तो बहरहाल केंद्रीय वित्त मंत्री ने विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश की बात कही है और निवेश के लिए उन्होंने इनको तीन कैटेगरी में डाला है। पहली कैटेगरी है लोगों में निवेश, यानी आम लोगों में निवेश करने से भी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, उसकी गति तेज होती है। तो लोगों में निवेश का क्या मामला है। पहले सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। आंगनवाड़ी का प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। अब उन्होंने इसको आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 सक्षम का नाम दिया है। पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। यानी इससे स्पष्ट है कि देश में जो लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, महिला हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में वो काम कर रही हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, उसके पोषण के लिए काम करती हैं, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में, चाहे वो सर्वे हो या फिर उनको सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। कोविड में इन्होंने बड़ी अहम भूमिका अदा की है। तो इनके जो मानदेय हैं उनको बढ़ाया जाएगा। मानदंड यानी इसके लिए जो सिलेक्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के होते हैं उसके लिए भी कुछ अब एक तरह से उसके मानदंड, उसकी उसकी जो शर्तें हैं, नियम हैं, उसको शायद थोड़ा और ठीक करने की आवश्यकता इसमें जताई गई है। दूसरा है अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला। इस शब्द से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे कि अटल टिंकरिंग लैब
की जो प्रयोगशाला, जो लेबोरेटरी है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है कि बच्चों को विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाने का, स्कूल लेवल से ही लेकर। तो इसके लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जो अब तक बनी हैं। आगे 50,000 और लेबोरेटरी स्थापित की जाएंगी। ये सरकारी स्कूलों की बात कर रही हैं। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, यानी अब जो मिडिल स्कूल होंगे, सरकारी मिडिल स्कूल होंगे, पूरे देश में सभी मिडिल स्कूल में इसमें हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था, ब्रॉडबैंड की व्यवस्था की जाएगी, इसकी सुविधा दी जाएगी भारत नेट परियोजना के तहत। उसके बाद है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसमें पहले से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी पुस्तक को पब्लिश करेंगे, जिससे कि बच्चा जिस भी भाषा में वेल वर्स्ड है या उसको सुविधा होती है पढ़ने में और समझने में, उस प्रकार की बुक्स उनके लिए अवेलेबल हो, जिससे कि वह आसानी से उसको समझ सके और आगे बढ़ सके। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में भी पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। इसके साथ साथ इसमें राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र भी बनाने की बात कही है। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से, आवश्यक स्किल से लैस करने, उसे ट्रेंड करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता, जो वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्टीज होते हैं, और उसकी भागीदारी, उसी सहभागिता के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे इस प्रकार के, जो कि वर्ल्ड लेवल के होंगे, इंटरनेशनल लेवल के इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे, उसकी स्थापना की जाएगी। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। इसमें से बिहार का पटना आईआईटी भी शामिल है, जिसको कि नेमिंग करके उन्होंने बताया कि बिहार के आईआईटी में हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। तो इसी तरीके से जहां इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उन आईआईटीज में जो कि 2014 के बाद स्थापित किए गए, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में स्थापित किए गए हैं, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर से और समृद्ध किया जाएगा। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो शिक्षा में उसका समावेश किया जाएगा, अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जाएगा, और इस प्रकार की उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए की कुल खर्च के साथ शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, यानी मेडिकल एजुकेशन का विस्तार, क्योंकि सीट्स अभी भी देश में कम है और लाखों बच्चे, 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख, 12 लाख तक बच्चे ऐसे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन सीट्स कम होने के कारण से उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। हालांकि वो 5 से 7 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे तक ऐसे क्वालिफाई भी घोषित किए जाते हैं, लेकिन उस पैरामीटर को क्रॉस करने के बावजूद उन्हें जगह नहीं मिलती, वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। हालांकि अधिकतर बच्चों की कोशिश ये रहती है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनकी रैंक नीचे होती है और सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कम है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ फीस इतनी ज़्यादा होती है कि जो लोअर मीडियम कैटेगरी के बच्चे हैं वो उसमें नहीं पढ़ सकते। उस तरह की जो उनकी फीस है महंगी, वो उसको नहीं भरपाई कर सकते हैं, तो ऐसे में वो वंचित रह जाते हैं। तो लगातार अब इस बार कहा गया है कि 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है, और अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी अगले 1 साल में, यानी 1 साल के अंदर अंदर। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। देश के सभी जिला जिला अस्पतालों में, जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट वहाँ भी हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकेगा। क्योंकि अभी देश की राजधानी दिल्ली में या कुछ जो मेट्रो सिटीज हैं जहाँ बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ लोगों को आना पड़ता है और वहाँ ट्रीटमेंट की दृष्टि से वहाँ रुकना पड़ता है। उनके परिजन भी होते हैं, तो उनको भी ठहरने में दिक्कत आती है और इलाज कराने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को, इस सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा।
सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, यानी जो अर्बन लिवलीहुड है, उसके जो सोर्सेस हैं, रोजगार के साधन हैं, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात कही है। सरकार अगले 3 वर्षों में सभी सॉरी शहरी कामगारों की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने की है। उसका प्रारूप क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद पीएम स्वनिधि योजना से आप पहले से परिचित हैं। इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। इसके साथ और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, यानी इसको यूपीआई से लिंक्ड किया जाएगा और क्रेडिट कार्ड से भी इसके साथ इसको जोड़ा जाएगा। दूसरा, जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है कि जो स्किल्ड लोग हैं उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। इसमें थोड़ा एक नया रूप दिया जाएगा पीएम स्वनिधि योजना को। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए भी सामाजिक सुरक्षा योजना है। सरकार गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पहली बार पंजीकरण की व्यवस्था करने जा रही है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल इसके माध्यम से दी जाएगी, यानी स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी। तो ये था लोगों में निवेश के कुछ ऐसे खास खास पॉइंट जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब दूसरा पार्ट आता है अर्थव्यवस्था में निवेश। जैसे कि आम लोगों को स्किल्ड करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है सरकार का निवेश, सरकार को उसके लिए माहौल देना, उसके लिए पैसा देना, उसके लिए इंस्टीट्यूशन खड़ा करना। उसी तरह से अर्थव्यवस्था में निवेश की बात भी उठती है और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो अब संरचना में सरकारी निजी भागीदारी, यानी पीपीपी मॉडल का नाम आपने सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात है लंबे समय से इस देश में लागू है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तभी उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी और इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। उससे पहले इस देश में इस प्रकार की कोशिश नहीं होती थी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का काफी विरोध होता था। सरकार और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर के अगर कोई काम करना चाहते तो इस बात का काफी विरोध होता था श्रमिक संगठनों के द्वारा। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बदल चुका है, लोगों को इससे आनंद आने लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी मदद इससे मिलती है। तो इसलिए लोगों को अब लगता है हमें सुविधाएं चाहिए, चाहे जहां से भी आप इसकी पूर्ति करें। तो अर्थव्यवस्था में निवेश में इन्होंने सबसे पहले अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी की बात इन्होंने की है कि पीपीपी मॉडल में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मिनिस्ट्री है, बना उसकी मिनिस्ट्री बनाए जाएंगे और राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब संरचना में सरकारी और निजी भागीदारी को और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार अलग से एक मंत्रालय क्रिएट करने वाली है। और इसी तरह के मंत्रालय क्रिएट करने की दृष्टि, यानी केंद्र सरकार के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर सके राज्यों में भी अवसंरचनाओं के विकास की दृष्टि से, वो राज्यों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित अलग सेपरेट मिनिस्ट्री आप क्रिएट करिए। दूसरी बात इसमें है अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता। इसके लिए राज्यों को जो सहायता है, जो हेल्प है, वो भी बढ़ाने की बात इन्होंने इस बार की है कि सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया है। ये एक बड़ी राशि है जिससे कि राज्यों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से उनको मदद मिलेगी और राज्यों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनाने में, क्रिएट करने में उनको मदद मिल सकती है। अगला पॉइंट इसमें जो उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेखित किया है, परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30, ये 5 साल के बीच का कार्यकाल इसमें लिया गया है। घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025 से 30 के लिए ये एक दूसरी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये शुरू करने की बात कही गई है। इसके बाद जल जीवन मिशन भी है, वह भी हमारे आपके जीवन से बहुत जरूरी पहलू है। तो इस बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक इसको बढ़ाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। उसके बाद शहरी चुनौती कोष भी स्थापित किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की गई है, जो 2025 और 26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में
शहर रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 10,000 करोड़ का पहले एक वर्ष की दृष्टि से 2025-26 के लिए, और आगे आने वाले समय के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए के इस तरह के शहरी चुनौती कोष, यानी शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे, वहाँ की सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाएं, वहाँ के लोगों के जीवन को कैसे आसान किया जाए, उनके जीवन स्तर को कैसे उठाया जा सकता है, सभी प्रकार की सुविधाओं मुहैया करा के, जैसे स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उससे ही मिलता जुलता ये विषय है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, प्रधानमंत्री ने भी इस पर काफी फोकस किया है, पहले भी इस सरकार का इस पर काफी फोकस रहा है, और इस बार खास करके एटॉमिक एनर्जी मिशन स्थापित करने की बात कही गई है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का भी प्रस्ताव वित्त मंत्री ने किया है। 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2033 तक 5 स्वदेशी विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव है, यानी 2033 तक 5 इस प्रकार के एटॉमिक रिएक्टर्स, मॉड्यूल रिएक्टर्स जो हैं, जिससे कि बिजली पैदा होगी, हमारी जो बिजली की डिमांड है उसको पूरा करने में ये सक्षम होंगे, तो ये स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार का प्रस्ताव इसमें किया गया है। उसके बाद शिपिंग निर्माण की बात की गई है, पोत निर्माण की बात जो है, इसमें बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट की संभावना रहती है, और है आज भी इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पर है पोत के निर्माण को लेकर। तो पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। निर्दिष्ट आकार से अधिक, अभी जो है उससे ज्यादा विशालकाय पोतों को भी अब संरचना के अनुसार संगत बनाने की दृष्टि से मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जो अब तक जिस साइज की, जिस कैपेसिटी के, जिस क्षमता की शिपिंग बनाई गई है, उससे कहीं ज्यादा विशालकाय पोतों के निर्माण का प्रस्ताव इस बार स्वीकृत किया गया है, और आने वाले समय में इसका स्वरूप देखने को मिल सकता है। इसमें भी रोजगार की बड़ी संभावना बन सकती है। उसके बाद समुद्री विकास कोष है। समुद्री विकास कोष का मतलब है कि जो कोस्टल एरिया है वहां भी रोजगार की दृष्टि से इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करना चाहती है। 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी, जो खास तौर से कोस्टल एरियाज हैं, जो कि समुद्री इलाके हैं, समुद्र से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जो स्टेट्स हैं, उन क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। उसके लिए अलग से ये इस प्रकार के कोष की व्यवस्था की बात कही गई। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा, 49% होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा। जो बंदरगाह वहाँ हैं वो करेंगे, जो शिपिंग पोर्ट होते हैं वो करेंगे, वो प्रबंधन उनकी ओर से किया जाएगा। और दूसरा, जो PPP मॉडल मैंने पहले ही कहा कि प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम है। ये भी बहुत जरूरी है कि आप ट्रांसपोर्ट के लिए, आप जो कम्युनिकेशन है आपका, वो बहुत मायने रखता है किसी भी क्षेत्र के व्यावसायिक और औद्योगिक विकास की दृष्टि से। तो ऐसे में जो उड़ान स्कीम शुरू की गई नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से, इसमें अगले 10 वर्ष में 120 नए ऐसे एयरपोर्ट्स, चाहे छोटे बड़े मीडियम साइज के, ये स्थापित करने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। 4 करोड़ यात्रियों को, नए यात्रियों को इसमें जोड़ने की बात कही गई है। इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की बात की गई है। छोटे छोटे जो हैं, चाहे वो हिली एरियाज हैं, बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, बहुत ज्यादा ऐसे सुदूर इलाके हैं, तो उन क्षेत्रों में जैसे कहीं हेलीपैड बनाकर अगर काम चल सकता है तो हेलीपैड बनाएंगे, कहीं छोटे हेलीकॉप्टर्स उतारने की बात हो सकती है, कहीं छोटे हवाई जहाज अगर उतारने की स्थिति बन सकती है तो वहाँ छोटा हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। इस प्रकार उसकी मोडलिटीज में संभवतः ऐसा मैं मानता हूं कि शायद कुछ परिवर्तन केंद्र सरकार करने जा रही है, क्योंकि 120 नए एयरपोर्ट्स डेवलप करने की बात इन्होंने कही है। पर्वतीय जो इलाके हैं, जैसे मैंने बताया, उत्तर पूर्व के क्षेत्र, खास करके जो उत्तर पूर्व के जो स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स में इस प्रकार के छोटे छोटे हेलीपैड वाले एयरपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, या हेलीपैड क्रिएट किए जा सकते हैं, छोटे हवाई अड्डों का निर्माण किया जा सकता है। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए स्पेशल तरीके से वित्त मंत्री ने ये घोषणा की है। बिहार पर काफी फोकस है इस बजट में। बिहार के लिए
कई ऐसी बड़ी योजनाओं की घोषणा वित्त मंत्री ने इसमें की है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसी दिशा में केंद्र सरकार के बढ़ते कदम हैं कि वहाँ के मतदाताओं को आकर्षित करने की दिशा में इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड जो पटना एयरपोर्ट है और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा, उसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसे और एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की भी इन्होंने और नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की उस तरह की जगह को चिन्हित करके उसका निर्माण किया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की बात भी इन्होंने कही है कि बिहार में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता अलग से प्रदान की जाएगी, इसका अलग से प्रोविजन किया जाएगा। खनन क्षेत्र सुधार, जो खनन वाले इलाके हैं उसमें भी सुधार की बात उन्होंने कही है। टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी। उस वो नीति किस प्रकार की होगी उसका प्रारूप आने वाले समय में पता चलेगा, संभवतः लोकसभा के इसी सेशन में या फिर नेक्स्ट सेशन जब आने वाला होगा तो उसमें पता चल सकता है। उसके बाद है स्वामी फंड टू। ये सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के कार्य में तेजी करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ने की है। और ये जो लोगों को घर बनाकर देने की बात है, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को सरकारी मकान बनाकर उनको चाबियां सौंपी जा रही हैं। कुछ समय अभी पिछले सप्ताह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लोगों को नए घरों की चाबियां सौंपी हैं। और इसमें सबसे अंतिम पॉइंट है जो निवेश की बात है, वो है रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन, जिससे कि ये जो टूरिज्म है अपने देश का है, क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधता है, धार्मिक विविधता है या फिर जो भौगोलिक विविधता इतनी ज्यादा है, अलग अलग डेमोग्राफिक सिचुएशन, खान पान, संस्कृति इतनी विविध है और इतने धार्मिक स्थल हैं हमारे देश में। हर क्षेत्र में हर 10, 5, 20 किलोमीटर पर आपको नए नए हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखते हैं या फिर बहुत पुराने एंशियंट टाइम के ऐसे धार्मिक स्थल हैं। तो उनको विकसित करके और उसमें रोजगार की संभावना को और बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। चुनौती मोड के जरिए, चुनौती मोड का नाम केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया है इसको, राज्यों की भागीदारी से राज्यों को भी इसमें शामिल करते हुए 50 ऐसे प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं जिसको कि विकसित किया जाएगा। वहाँ रहने की व्यवस्था, वहाँ जाने की व्यवस्था, कम्युनिकेशन की व्यवस्था, रेल, रोड और एयरपोर्ट की व्यवस्था से उसको कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि रोजगार की संभावना वहाँ काफी बढ़े और जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, उनका आकर्षण वहाँ बढ़े, उनको आसानी से वहाँ पहुंच सके, रह सके और फिर वहां से जा सके। तो इसका सीधा सीधा अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। और तीसरा जो निवेश, सबसे इंपॉर्टेंट निवेश ये भी बन गया है, वो है स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट की बात। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिल्कुल अलग से इसको क्लासिफाई करके सोचा है, क्योंकि स्टार्टअप्स का हब भारत को कहा जा रहा है और इन्होंने धूम मचा रखा है। दुनिया के अन्य देशों में जाकर जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो कामयाब हो रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पर यूनिकॉर्न भी स्टार्टअप्स बन रहे हैं। तो ऐसे में इसमें निवेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अनुसंधान, डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स, यानी रिसर्च, डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स जो नवाचार है। तो पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे इस मद के लिए, केवल और केवल स्टार्टअप्स की दृष्टि से, कि ऐसे स्टार्टअप सामने आए जो कि रिसर्च, विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करे, उसे डेवलप करे और फिर उसकी नई टेक्नोलॉजी बनाकर दुनिया के लिए, देश के सामने रखे, जिसका कि रोजगार की दृष्टि से भी फायदा होगा हमारे देश को और आर्थिक दृष्टि से भी उसका फायदा देश को मिलेगा। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावना भी तलाशने की बात
कही गई है। इसकी मोडलिटीज क्या होगी, कैसे होगा, कौन लोग करेंगे, किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को इसमें शामिल किया जाएगा या एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा, आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, ये पहले से चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है ये पहले से चल रहा है। ये आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एमटेक या बीटेक में पढ़ाई करने वाले बच्चों की दृष्टि से ऐसा होता है, जो सीधा एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बाहर दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप बीटेक कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इसके कंडीशंस ऐसे हैं, हर सेमेस्टर में आपको एटलीस्ट 80% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होते हैं इसमें फेलोशिप के लिए या इस तरह की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। और इस फेलोशिप में उन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, फिर वो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में सीधे एमटेक में एडमिशन वो ले सकते हैं। तो इसमें इस बार पैसे बढ़ाने की बात की गई है, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप भी बढ़ाने की बात वित्त मंत्री ने की है कि इस वित्तीय सहायता के साथ साथ आईआईटी और आईआईएस में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की दृष्टि से 10,000 फेलोशिप इस बार देने की घोषणा उन्होंने की है। उसके बाद है फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक स्थापित किए जाएंगे। भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइंस के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। उसके बाद नेशनल जियो स्पेटियल मिशन भी स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। इसमें बुनियादी जियो स्पेटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की योजना शामिल है, उसके तहत ये काम किया जाएगा। और एक और बहुत ही खास चीज है कि जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं उसको संरक्षित करना भी हमारा धर्म और कर्तव्य है, और भारत सरकार ने इसको एक मिशन के रूप में लिया है। तो इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा वित्त मंत्री ने की है इस बजट में, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स हैं, और निजी संग्रहकर्ता, कोई भी, हम और आप, कोई भी अगर इस प्रकार की चीजों को संग्रह करते हैं, खोज करते हैं, तो इसके साथ जो पांडुलिपि विरासत है, जो मैन्युस्क्रिप्ट की बात हमने कही है, उसके सर्वेक्षण, उसकी सर्वे, प्रलेखन, उसके उसको चीजों को पढ़ना समझना, क्योंकि बहुत एंशियंट वर्ल्ड के या दूसरे अन्य काल की जो चीजें सामने आ रही हैं, तो उनकी भाषाओं को समझना, उनको पढ़ना, उसको ट्रांसलेट करना और उसका संरक्षण भी इसकी बहुत जरूरी है। इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बार रखा है। कुल मिलाकर तीसरा इंजन जो है विकास का, आर्थिक विकास का, भारत के आर्थिक विकास का, जिसे चिन्हित किया गया है और स्पेशल तरीके से इस पर पूरी तरह से फोकस करने का, बल देने की बात कही गई है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए, इसे कैटलाइज करने की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण ये पहिया है आर्थिक विकास का, भारत के आर्थिक विकास का निवेश। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां की निवेश, सरकारी निवेश की मांग होती है, लेकिन पहले नहीं होता रहा है, लेकिन अब थोड़ा फोकस हो रहा है, क्योंकि इन चीजों को एक तरह से एनालाइज करके चिन्हित किया गया है कि कहां कहां सरकार की आवश्यकता है, उसकी भूमिका की आवश्यकता है, और सरकार को इस प्रकार की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। तो उन चीजों को महसूस करते हुए ये एक आउटलाइन सामने रखा गया है। बहरहाल इसमें आर्थिक विकास के इस तीसरे इंजन की चर्चा मैंने आपके लिए की है। मुझे उम्मीद है कि हम मेरे सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप ठीक ठीक इसको समझ पाएंगे। और अगर आप इन इन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, युवा हैं, या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको संभव है इससे मदद मिलेगी। और आने वाले समय में इसमें जो कुछ चीजें सांकेतिक भाषा में कही गई हैं, अगर उसका प्रारूप जब भी सामने आता है, तो हम उस प्रारूप की डिटेल को लेकर भी आपके लिए निश्चित रूप से आएंगे, वीडियो हम उस पर बनाएंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।